वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एक वीडियो आप लोगों की आने वाली है जिसमें कंप्लीट बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों की बेसिकली तैयार है, ये आज आप लोगों को मिल जाएगी लगभग 9 बजे करीब। ठीक है, 9 बजे आई थिंक सही रहेगी, 9 साढ़े 9 बजे। फिर बताइए, चलिए 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ ये वीडियो। इसमें ढंग से इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिर आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस या स्टेट पीसीएस की, तो सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कवर किए गए, उस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा ईपीएफओ का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन बना था यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का, और वो यहीं से निकल के आ गया डायरेक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा एक रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, लगभग 1.5 घंटे करीब की वीडियो होगी। सारी चीज आप लोग कवर की गई है, लगभग 1 घंटे में बजट हो गया पूरा ओवरव्यू, और बाकी का ओवरव्यू आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे का हो गया। कुछ बेसिक्स भी बताए गए, कहां कहां से निकल कर क्या क्या चीजें आई है, ताकि आप लोगों को माइंड में कोई कंफ्यूजन ना देखने को मिले। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखिएगा, बिना कोई डाउट माइंड में रखे हुए। ठीक है, तो 9 बजे करीब मैं इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। एक छोटी सी और बात, जो संडे में मैंने चेंज किया आप लोगों के लिए, अब यहाँ पर संडे में जो आप लोग की नैनो मैगजीन है, जो आप लोग की शाम को संडे में 9 बजे करीब वीडियो आती है, जिसमें काफी कुछ आप लोग को देखने को मिलता है। तो संडे स्पेशल में मैंने कुछ यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, तो जो ये चेंज किया है ये आप लोगों को कैसा लगा, मैंने पूछा भी था आप लोगों से, तो जरूर बताना वीडियो के नीचे कि इसी तरीके से इसको लेकर चलना है क्या। ठीक है, संडे में एक संडे स्पेशल हो जाया करेगी आप लोगों की, नॉर्मल तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो इसको संडे स्पेशल को जरूर देखना और बताना मुझे कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है, या फिर कोई और सजेशन आप लोगों के माइंड में हो तो जरूर बताएगा। तो ये दो बातें थी बेसिकली जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो इसको जरूर देखना। इसका टाइम 9 बजे रख देते हैं। ठीक है, तो 9 बजे आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको अच्छे से एंजॉय कर लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को न देखने को मिले। अभी बच्चे हुए कुछ दिन आप लोगों के पास में, तब तक ताबड़तोड़ रिविजन आप लोगों को करना है। जितना मेरे से होगा मैं भी आप लोगों का रिविजन कराता रहूंगा, इसी के तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, एक कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट चल रहा है कि सर ये जो लेक्चर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, या फिर प्रीलिम्स के बाद में चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे ही चीजें चलेंगी, टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जैसे चीजें आप लोग रिवाइज करता रहूं आगे, ताकि लंबे समय तक चीजें आप लोग एंजॉय करते रहें। ठीक है, तो आज संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और संडे में कोशिश किया कीजिए कि जो भी आप लोग के पेंडिंग काम पड़े हुए उनको कंप्लीट कर लीजिए, और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलिए, एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ में। हर एक दिन जो है वो एक शानदार दिन होता है, हर एक दिन को आप लोग शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट डे में जो भी आप लोग के साथ में कुछ गड़बड़ चीजें हुई हैं, उनको वो नहीं कहते कि एक तरीके से मिट्टी पा, ठीक है, यानी कि साइड में फेंको, उनको उठा के नेक्स्ट डे को कैसे यूटिलाइज करना है, पूरी एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी के साथ में, वो आप लोगों के बेसिकली माइंड में चीजें होनी चाहिए। यानी कि लास्ट दिन में काफी सारी अच्छी चीजें हुई, काफी सारी बुरी चीजें हुई। अच्छी चीजें हुई तो उसको याद रखकर मोटिवेट हो, बुरी चीजें हुई तो उसको भूल जाओ, क्योंकि वो जा चुकी है। अब आगे क्या करना है उसको डिसाइड करो, और पॉजिटिव एक इंथुजियाज्म के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आओ। क्योंकि कई सारे लोग आप लोगों को दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों के साथ में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आएंगे। उनकी लाइफ है, उनकी जिंदगी है, उनको करने दो जो कर रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, और जब आप लोग अपने काम पर फोकस करोगे और रिजल्ट आएंगे, तो वो जो लोग हैं वो भी आप लोगों को बेसिकली समझते हुए नजर आएंगे, यहाँ ये इंसान जो है इस सही डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर कोशिश करेंगे तो आपके साथ में मिल सकते हैं वो, वरना तो उनको साइड में उठाकर फेंको। जिंदगी में टेंशन नहीं लिया करते चीजों की, क्योंकि काम पर फोकस नहीं कर पाओगे अगर फालतू की चीजों की टेंशन जिंदगी में रखोगे तो। ठीक है, जो प्रोडक्टिव आदमी है उनको साथ में रखो, अनप्रोडक्टिव आदमी को जिंदगी में से निकालो, तो इसलिए जिंदगी तभी आप लोगों की और ज्यादा प्रोडक्टिव बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा कॉलेज वगैरह में, या फिर जहां पर भी किसी पर्टिकुलर स्कूल वगैरह में, जहां पर प्रोडक्टिव बच्चे साथ में रहते हैं, मैक्सिमम उनका सबका रिजल्ट अच्छा आता है। और जहां पर अनप्रोडक्टिव रहते हैं, तो वहां पर अगर प्रोडक्टिव इंसान जाता है तो उसकी भी कहानी खराब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपना जो ग्रुप है वो एक अच्छा ग्रुप बनाकर रखो। और सबसे शानदार क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता रखा है, अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को फ्रेंड बनाने हैं, तो सबसे पहला शानदार तरीका है कि जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का सिलेबस उस इंसान से पूछ लो। तो अगर उस इंसान को उस एग्जाम का सिलेबस पता है, तो इसका मतलब बहुत सीरियस कैंडिडेट है। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उनमें भी आप लोगों को लगभग मुझे लगता है कि 95% के करीब ऐसे लोग होंगे जिनको सिलेबस पता ही नहीं है। 5% मुश्किल से ऐसे होंगे जो सारा सिलेबस से कंठस्थ कर घूमते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी के लिए भी कैसे फ्रेंड बनाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो मुझे लगा कि हाँ लाइफ में आप लोग इनको इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, वैसे ये खुद के मेरे क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब सटीक बैठेंगे सब जगह, पर हाँ एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। लेक्चर काफी शानदार रहेगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा जो मैंने आप लोगों को बोला था बचा होता वैक्सीन डिप्लोमेसी का, पर उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। आप लोगों को पता है एक नई मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में भी बनाई गई थी और ये जो मिनिस्ट्री थी ये अमित शाह जी के अंडर में रख दी गई, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो थी यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करती थी, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बेसिकली अभी यहाँ पर क्या बोला गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो बोला जा रहा है कि इनके द्वारा अमेंड किया जाएगा और यहाँ पर ये स्टेट के साथ में मिलकर काम करेंगे ढंग से। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आप लोग समझेंगे तो कहां पर रखा हुआ है, क्या क्या चीजें, उससे बैकग्राउंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं थोड़ा सा यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों का पर्टिकुलर एक चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटी में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहां पर जाकर देखिएगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, यहाँ पर भी आप लोगों को ओवरव्यू तो दे दूंगा पूरा, ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन लाया गया 2001 में और बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो यहाँ पर हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक तरीके से सहकारी संस्था आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोलिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों का एक पूरा समूह है, ठीक है। समूह ने क्या किया, कुछ पैसे इकट्ठा किए और पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई, ठीक है। अब वो सोसाइटी क्या करेगी, वो सोसाइटी यहाँ पर अलग अलग जगह, मान लीजिए कहीं पर बाजार में, कहीं पर क्षेत्रीय बाजार, दिल्ली बाजार, कंपनी, इस तरीके से यहाँ पर पैसा पहुंचाएगी। अब जो वहां से रिटर्न आएगा वो सब में इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से यूं नहीं कहते एक तरीके से कि कोई ऐसी चीज बनाना इसमें सबको फायदा देखने को मिले, ठीक है। यानी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, बेसिकली जो ओनर होता है, जो मालिक होता है वो उसको बनाता है और कल को प्रॉफिट जो होता है वो भी ओनर को ही होता है, और अगर नुकसान कोई लॉस होता है तो वो भी ओनर को ही होता है। जो इंप्लॉय होते हैं उनको एक प्रॉपर सैलरी मिल जाती है, फिक्स सैलरी, जिसमें वो उनकी लाइफ चलती रहती है, वो अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। उनको इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि कंपनी लॉस में जा रही है फिर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, ये है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो उससे फायदा ही रहता है कि उनका सैलरी में जो उनका बेसिकली इंक्रीमेंट अच्छा होता रहता है। तो ये सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर जब यहाँ पर सोसाइटी में कुछ दिक्कत होती है तो इनके शेयर रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अभी बात करें तो एक नई मिनिस्ट्री हमारे देश में क्रिएट की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, ये अमित शाह जी के अंडर में इसको रखा गया, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बन जाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जब आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे, अमेंडमेंट किया गया 1907 और यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम निकल कर आया, तो इसको आप लोग को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट में। जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 19 है। बेसिकली फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जो आर्टिकल 19 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 19 के तहत यहां पर जो फर्स्ट के सी में आप लोग जाएंगे तो बात की है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐड किया गया है, तो यहां पर इसको रखा गया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करें, जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, तो आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, ये आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा 36 से 51, यानी कि 36 से 51 तक कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे आप लोग 51 में यहाँ पर 51A ऐड कर दोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। चलिए आप लोगों को बताया तो था मैंने अभी, यहाँ पर 51A के बारे में बताइए आप लोग क्या रखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 43B के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्या होते हैं उनको तो यार देखो, अगर कोई फॉलो नहीं करता आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या रहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहते हैं स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने के, तो इसलिए इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। पर लेकिन अगर इनको ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर संविधान के निर्माताओं को ये लग रहा था कि यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक तरीके से वेलफेयर सोसाइटी हम लोग को बनानी है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको हेल्थ की सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन सबको मिलना चाहिए। पर लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सबको अच्छी हेल्थ मिलेगी, सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सबको जॉब मिलेगी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास में। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि मुझे एक तरीके से सबको पढ़ाना है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलो सबको एक तरीके से कोने कोने में जाकर पढ़ाना है पूरे देश के, पर लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, सबके पास में तो मोबाइल फोन नहीं है, सबके पास में इंटरनेट नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप लोग अपने लोकल एरिया में 2-2 4-4 बच्चों को पकड़ के पढ़ा सकते हैं, तो ये तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है, पर लेकिन यहां पर ऐसा तो नहीं है अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे जेल में डाला जाएगा उठाकर। तो इसी तरीके से अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अगर उनको फॉलो नहीं किया है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियन को आप लोग पकड़ सकते हैं कि इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो हमारे पास में ना तो इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग सारी कोऑपरेटिव्स की सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर सके, और इसी के साथ में एक तरीके से आप लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी, अगर इसको बांध दिया जाता है तो एक तरीके से न्यूबॉर्न कंट्री थी हमारी जब आजाद हुई, अगर यहाँ पर इस तरीके की चीजें बांध देते डीपीएसपी में तो कैसे काम चलता। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कहां पर बोला जाए फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। और तीसरा अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर पार्ट, ये बेसिकली कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो याद
याद रखना पार्ट 9 के बी में आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग को पता है पार्ट 9 में जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर 3 चीजें हैं, एक तो बोलते हैं पंचायत, दूसरे को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी और तीसरे को बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। जो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक देखने को मिलेगा। जब बात करेंगे म्युनिसिपैलिटी के बारे में तो यहां पर आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक देखने को मिलेगा। और जब बात करते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में तो आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में ऐड किया गया, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में ऐड किया गया और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में ऐड किया गया। तो तीनों के बारे में आप लोग को यहां पर मैच करने के लिए भी अगर आ जाए तो फिर बोलना मत कि कहां से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब तो ये मैंने आप लोग को बताई दी यहां पर कि कोऑपरेटिव्स में कौन से आर्टिकल है, कहां से कहां तक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर अमित शाह जी के द्वारा बोला गया इसके अंदर में कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, जो हमारी कंट्री में संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, यानी कि स्टेट के हाथ में पावर है यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड और एंट्री नंबर 32 के अंदर इसको ऐड किया गया है। तो यहां पर अभी ये भी बोला गया था कि यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाए, पर लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब कई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी भी जो इंटर स्टेट है, यानी कि एक स्टेट की नहीं है, वो कई स्टेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसको लेकर भी बात की जाती है कि उसको तो मैनेज किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर आप लोग यहां पर देखने को मिले लिस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल हो गया यहां पर केरला के अंदर, यहां पर बेसिकली केरला कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन हो गया, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन हो गया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ये यहां पर कोऑपरेटिव लिमिटेड हो गया, ठीक है, इंडियन कॉफी हाउस हो गया, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी हो गया। तो ये कुछ लिस्ट है यहां पर कोऑपरेटिव्स की, कई सारी आप लोग को देखने को मिलेगी। इंटर स्टेट है, ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टेट के अंदर में, तो इसलिए यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि फिर सेंटर भी यहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा जब इंटर स्टेट की बात आती है। जैसे आप लोगों को बात करूं मैं थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अब हेल्थ कहां पर रखा गया है, वो रखा गया है स्टेट लिस्ट के अंदर में, पर लेकिन अगर 2 राज्य से ज्यादा जगह जैसे कि कोरोना बीमारी है तो एक राज्य में तो है नहीं है, ये पूरे देश के अंदर फैल गई। तो अब यहां पर कोई इंटर स्टेट अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो फिर यहां पर सेंटर भी पावर में आ जाएगा, फिर वो चीज कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंच जाती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके देखिए स्टेट के अंदर है, पर लेकिन अगर इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो सेंटर का भी रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप्स कैसी हैं अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करो तो जैसे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, प्रोड्यूसर एक तरीके से कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, कंज्यूमर, हाउसिंग, क्रेडिट, तो इस तरीके से आप लोग को कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलती है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, इनके नाम पर आप लोगों को बैंक भी देखने को मिलेंगे, जैसे कई सारे देखेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ठीक है। ये सारे आप लोगों को यहाँ पर बैंक भी इसके नाम पर देखने को मिलते हैं। ये तो नॉर्मली कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी सारे जैसे कि इनके नाम अगर आप लोगों के सामने ले, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर कोई सा बैंक ले लो आप लोग, HDFC हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये कोऑपरेटिव्स की ये एक लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, कोऑपरेटिव्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जैसे सुधा डेयरी के बारे में बात की जाए कोऑपरेटिव्स के बारे में, तो ये कई सारे लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों को फायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोऑपरेटिव्स के बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन भी आप लोग इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, वैसे अभी अभी जैसे रिसेंटली क्रिएट किए गए, तो बोला गया द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंटेंड बी एक तरीके से कैटलिस्ट फॉर द कोऑपरेटिव्स बट इट मस्ट बी फैशन इट सेल्फ एज ए कमांड ऑथोरिटी, ठीक है। तो एक तरीके से बोला गया कि इट मस्ट नोट, यानी कि एक तरीके से जो कोऑपरेटिव अभी नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वो इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो कमांड ऑथोरिटी न हो, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, एक तरीके से एक कोऑपरेटिव्स के तरीके से काम करे, सपोर्ट प्रोवाइड कराए यहाँ पर बेसिकली स्टेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बहुत बड़ी बात यहां पर बोली गई, बोला गया इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी है जो आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी गणतंत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंडिया जो है यहां पर बेसिकली उसकी मदर है सबकी। तो ये बात इनके द्वारा बोली गई यूएन जनरल असेंबली के अंदर में, ठीक है। और इसी के साथ में और भी यहां पर जैसे क्वाड के बारे में बोला गया कि क्वाड लीडर जो है आगे चलकर डिप्लोमेसी के फील्ड में और अफगानिस्तान में शांति बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग यूएन में 8वीं बार यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें यहां पर यूएन जनरल असेंबली के यहां पर ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें टोटल मिलाकर कितने मेंबर है 193 मेंबर देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, न्यूयॉर्क के अंदर आप लोगों को नजर आ जाएगा। और इसका नॉर्मली जो सेशन है वो सितंबर के महीने में होता है, पर लेकिन ऐसा भी रहता है कि अगर जरूरी पड़ जाए तो वैसे भी सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं यहां पर बेसिकली पूरी जनरल असेंबली के,
इसी के साथ में यहाँ पर इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट पूछा आप लोगों से, किसको बोला जाता है? इसी को वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। यूएनजीए जो है यहाँ पर बेसिकली डिसाइड करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर, पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इशू जो भी रहते हैं, और किसी नए मेंबर को ऐड करना है तो वो भी इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन मेनली कैसे लिया जाता है? वोटिंग के थ्रू लिया जाता है, इसीलिए इसको पार्लियामेंट बोला गया। एक डेमोक्रेटिक वे में काम करती है, सिंपल मेजोरिटी से ले जाएगा। कोई नॉर्मल सब्जेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी भी रखी गई है। पर लेकिन इसको उसके साथ में कंपेयर मत करना। यूएन जो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जनरल असेंबली है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तो टोटल मिलाकर वहां पर वीटो पावर दे रखी है 5 मेंबर को, ठीक है? तो वो आप लोग उसके साथ में कंफ्यूज मत करना। नॉन परमानेंट मेंबर आप लोगों को 10 देखने को मिलेंगे। तो वीटो पावर 5 मेंबर किसके पास में? यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रसिया हो गया। तो वीटो पावर का मतलब यहां पर होता है 5 में से किसी एक ने भी मना कर देना किसी काम को तो वो काम नहीं होगा। तो ये काफी खतरनाक पावर है। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से करते तो मेजोरिटी में रहती है, यहां पर तो मेजोरिटी में नहीं है। ये उस दिन से वीटो पावर लिए बैठे और छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, जबकि सारे के सारे जो है उसको पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहां पर इस तरीके से कम आप लोगों को ये चीजें नहीं प्रोवाइड करानी थी, तो इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है? तो ये इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है बेसिकली ये एक छोटी सी न्यूज है। यहाँ पर ये बात की जा रही है डल लेक के बारे में, ठीक है? तो डल लेक कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और कई सारे रीजन की वजह से कई बार न्यूज में भी आ जाती है। तो इसके बारे में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कहां पर है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कहां पर लोकेटेड है, किस माउंटेन वैली के अंदर में और किस हिल के पास में, ठीक है? तो याद रखेंगे यहाँ पर यह है जबरवान माउंटेन वैली में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दूसरा शंकराचार्य हिल जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पर देखने को मिलेगी। और ये अर्बन सेंटर की तरीके से, ऐसा नहीं कि गांव है इसके आसपास में। तो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगी, ठीक है? तो श्रीनगर के यहाँ पर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर आज के में क्या है? एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बन चुका है देश के अंदर में, बेसिकली यहाँ पर ये 2019 के अंदर में। ओके, तो ये बातें हैं। इसमें कई सारे इंटरकनेक्टेड बेसिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। नाम क्या है यहाँ पर? ये है बेसिकली हजारत बल, ठीक है? एक है यहाँ पर बेसिकली बर्दाल, ठीक है? इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये है यहाँ पर गकीरेबल, ठीक है? इसी के साथ में नागिन। तो यहाँ पर ये 4 इंटरकनेक्टेड पॉइंट भी इसके देखने को मिलेंगे। इसको लेक ऑफ फ्लोर भी बोला जाता है, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, और श्रीनगर ज्वेल्स। तो ये इसी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक तरह से कमर्शियल पॉइंट ऑफ से फिशिंग के लिए भी, और इसी के साथ में वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग के लिए भी, और वैसे भी डल लेक में आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे नहीं ऐसे तरीके से जैसे जब टूरिज्म का टाइम आता है, ठीक है? तो ये काफी एक स्पोर्ट भी रहता है खासकर हनीमून कपल्स के लिए। तो यानी कि एक तरीके से टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नाव वगैरह बोले जाते हैं यहाँ पर, बेसिकली ऐसी रहती है। यहाँ पर नॉर्मली लोग घूमने जाते हैं, काफी अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो एक अच्छा है यहाँ पर। तो टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर जम्मू एंड कश्मीर में शांति रहे तो। इसलिए कई बार बोला जाता है कि शांति जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर सकती है, पर लेकिन इस तरीके की चीजें देखने को कई बार नहीं मिलती है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा, ठीक है? आगे बात करें यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कल्चर मैपिंग के बारे में। तो बोला जा रहा है कि 75 विलेज जो है सून अभी यहाँ पर उनकी कल्चर मैपिंग की जा रही है, ठीक है? तो नेशनल मिशन है यहाँ पर जो कि देखने को मिला 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो किसका है यहाँ पर? नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, ठीक है? तो बेसिकली टारगेट क्या है यहाँ पर? आप लोगों को पता है कि 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिशन के लिए 2017 में यहाँ पर 469 करोड़, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर 469 करोड़ यहाँ पर दिए गए थे चीजों को इंप्रूव करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग के बारे में बात करें तो नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग जो है यहाँ पर जिसको NMCM आप लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का 2017 में इसको बेसिकली सेटअप किया गया था। ये काम क्या करता है? मिशन जो एक तरीके से कंपाइल करेगा जो डेटा है आर्ट से रिलेटेड, आर्ट फॉर्म क्या है, जियो लोकेशन क्या है, या कोई और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री के द्वारा, स्टेट के द्वारा या दूसरी कल्चर बॉडीज के द्वारा कोई इनपुट दिया रहा है तो उसको भी यहाँ पर ये लेकर चलेगा। स्पेशली यहाँ पर डिजाइन किया गया कि जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होगा तो नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया डेटा कलेक्शन, यहाँ से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। डेटा फॉर्म आर्ट और कल्चर जो है एकेडमिक जो मिनिस्ट्री यहाँ पर वो बेसिकली कलेक्ट करेगी और सारा डेटाबेस जो है वो तैयार यहाँ पर किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी यहाँ पर? INGCA, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ठीक है? तो ये स्टेब्लिश की गई थी 1987 में यहाँ पर। तो किसके अंदर आता है? डायरेक्ट पूछो अगर आप लोगों से स्टेटमेंट देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिसर्च करने का, एकेडमिक जो भी चीजें हैं या फिर जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने का फील्ड ऑफ आर्ट।
तो आर्ट के फील्ड में काम करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसका एक तरीके से एक ट्रस्ट यानी कि एक बोर्ड होता है जिसके बेस पर ये काम करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसके बारे में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है जो कि काम करती हुई नजर आती है, चेयरमैन रहते हैं। बाकी का प्रोजेक्ट मौसम भी है, इसका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट मौसम किसका है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर यहाँ पर इनके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर यहाँ पर बनाया गया था, जो कि एक नोडल एजेंसी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखेगा इसके बारे में जाकर क्या क्या चीजें, आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे बताएगा, ठीक है। तो काफी पुरानी बॉडी है हमारे देश में। देखिए अंग्रेजों ने ना यार बहुत बड़े बड़े खेल खेले गए थे, अगर आप लोग देखकर चलिएगा। हमारे देश को अंग्रेजों ने आसानी से नहीं, अपने बहुत पैटर्न में बेसिकली हमारे देश में अगर बात करूं, एक बच्चा बोला था सर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करें तो कैसे उन्होंने कैसे जो अंग्रेजों ने गेम खेला है। आप लोग देखते हैं जब 1905 में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में बंगाल का विभाजन हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, टॉपिक थोड़ा सा बता देता हूं। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन करके बेसिकली जो हमारे देश में मुस्लिम कम्युनिटी थी, 1906 में उनको बहला के फुसला के उन्होंने मुस्लिम लीग बना दी। तो बेसिकली था क्या, उनको ये लग गया था कि एक तरीके से जिससे यूनिटी वो ऑलरेडी 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देख चुके थे। तो अगर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ऐसे ही चलती रहती तो यहां पर उनको लग रहा था कि कभी हमारा काम नहीं चल पाएगा, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया और 20 तरीके से किया ताकि इसका डिवीजन इस तरीके से हो जाए कि यहां पर एक तरीके से लोग अलग हो जाएं। उस टाइम का जो बंगाल आप लोग आज के में देखेंगे तो उस टाइम के बंगाल को आज के में कंपेयर करना है तो याद रखेगा आज के का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में आसाम और ये सारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन आता है ये पूरा और बांग्लादेश, यहाँ पर ये बंगाल बोला जाता था। तो बंगाल जो था उस टाइम पर हब बन चुका था यहाँ पर फ्रीडम जो स्ट्रगल मूवमेंट था हमारे देश के अंदर में, तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो इनके द्वारा क्या किया गया, 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया और मुस्लिम कम्युनिटी में बेसिकली आप लोगों को इलिटरेसी थी थोड़ी ज्यादा, यानी कि लोग जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उनको यानी कहते हैं कि गुमराह करने में आसानी रही उनको। एक तरीके से उनको ये लगने लगा कि देखिए हिंदू कम्युनिटी के अंदर ना एक बड़े बड़े स्ट्रगल चल रहे हैं, दादा भाई नेहरू जी जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे एक काफी हाई क्वालिफाइड पर्सनल और एक तरीके से काफी एक अलग लेवल पर चीजें थी। पर लेकिन उस टाइम पर अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की कम एजुकेशन होने की वजह से, तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया उनको गुमराह करने के लिए, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम में डिवीजन के लिए क्या किया, आगे चलकर 1909 में इनके द्वारा क्या कर लिया गया, यहाँ पर एक अलग कम्युनल एक तरीके से अवार्ड दे दिया यहाँ पर, यानी कि ये बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का ही बंदा उठेगा और उसी को मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट डालेगी। तो यहाँ पर कोई ऐसा रहा ही नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से कोई यहाँ पर मिलकर पार्टिसिपेट करने वाली बात हो जाए। नॉर्मल इलेक्शन क्या होता है कि भाई साहब या तो हिंदू खड़ा हो जाए, मुस्लिम खड़ा हो जाए, जैन हो जाए, सिख हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए और उसको कोई भी वोट डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर यह रहता है कि कोई भी बंदा कहीं से भी चुनकर आ सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो एक डिवीजन हो गया प्रॉपर यहाँ पर, तो पहली बार हमारी कंट्री में चीज देखने को मिली। ऐसा ही पैटर्न इन्होंने आगे चलकर यहाँ पर वुमेन के लिए, सिख के लिए 1919 में किया गया, ठीक है। तो इसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है ये आप लोग को बताना है। जब यहाँ पर मुस्लिमों को इतना ज्यादा यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और मुस्लिमों ने भी इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, उनको पॉलिटिकल ऑथोरिटी मिलने लगी इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी थोड़ी सी चीजें जो है वो सही तरीके उनको लगा थोड़ा सा कि यार ये चल क्या रहा है, तो एक डिवीजन देखने को मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो फिर आगे चलकर 1915-16 में आप लोग को देखने को मिलेगा हिंदू महासभा बन गई। तो यहां पर मुस्लिम लीग बन गई, यहां पर हिंदू महासभा बन गई। तो इसके चलते दिक्कत और ज्यादा देखने को मिलने लगी। यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा गांधी जी ने कोशिश की थी खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर आगे चलकर कि दोनों को एक जगह थोड़ा सा मिला लिया जाए, और भी यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिली थी अगर बात करें। पर लेकिन ऐसा था कि बहुत सारी चीजें यहां पर जब डिवीजन में आती हैं तो फिर दिक्कतें देखने लगती हैं। इसी के चलते जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो फिर और ज्यादा देखने को मिली चीजें, तो फिर आरएसएस क्रिएट होगी आगे चलकर, तो और ज्यादा दिक्कत होगी। इकबाल साहब का नाम आप लोग जानते हैं, उनके द्वारा जब यहां पर मुस्लिम लीग का सेशन था 1930 में, उनके द्वारा बड़ी बड़ी एक ताकतवर बात बोली गई कि एक कोई ऑटोनोमस एक कोई स्टेट होना चाहिए जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो, यानी कि जो हमेशा यूनिटी की बात करते थे और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे देते थे, तो उनके द्वारा भी ऐसी बात यहां पर बोली गई। इसी के चलते 1933 में यहां पर एक काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ। यहां पर एक पर्टिकुलर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर रहमत अली खान नाम का एक आदमी था, उसने पाकिस्तान वर्ड क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान वर्ड कहां से निकल कर आया, तो रहमत अली खान साहब के द्वारा पाकिस्तान शब्द क्रिएट कर दिया गया। वो पाकिस्तान शब्द जैसे ही क्रिएट हुआ तो फिर यहां पर लोगों के अंदर सेंटीमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो गए। वो नहीं जब तक किसी का नाम नहीं देते तब तक चलता रहता, जैसे आप लोग नाम रख देते हैं तो फिर उसके साथ में लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पाक जमीन अपने लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो लोगों के अंदर फीलिंग जनरेट होना स्टार्ट होगी। और फिर आगे चलकर यहाँ पर कई सारी एजिटेशन हुई और 1940 के एयरफेयर में यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा बोल दिया गया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और फिर यहाँ पर आप लोगों को पता है 1946 में, आई थिंक 1946 ही है यहाँ पर, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे निकल कर आया, जब यहाँ पर पूरा ही देखे कि अब तो पाकिस्तान लेकर ही मानेंगे। तो बाकायदा अंग्रेजों ने एक माहौल क्रिएट किया था और यहां से चीजें चली। तो अंग्रेजों ने पहले हमारे कल्चर को समझा, हमको हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि भाई साहब हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारा कोई औकात नहीं है,
और अंग्रेज हमको आए यहाँ पर बेसिकली सुधारने के लिए, हमारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अंग्रेज हमेशा क्या करते थे, वो ये दिखाते थे कि आपकी कोई कल्चर नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, और उसको समझ भी अपने आप ही रहे थे ताकि हमको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। यानी कि आप लोगों के पूर्वजों ने कभी कुछ करके नहीं खाया, ठीक है। वो तो बाद में पता चला, जब खुदाई हुई आगे चल के पता चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीजें निकल कर आई, सारी हिस्ट्री निकल कर आई, अकबर, ये अकबर जैसे, या फिर आप लोग बात करें बड़े बड़े अशोका जैसे लीडर निकल कर आए, इतने बड़े बड़े एम्पायर हमारे देश में स्टैब्लिश किए गए। उसमें साइंस को भी देखा गया, कहां कहां पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो तब ये चीजें हमारे सामने निकल गए, तब पता चला ये बेवकूफ बना रहे थे अब तक भाई साहब 200 सालों से, ठीक है। तो ये हरकतें क्या है, अगर सामने वाले इंसान को आप लोगों को देखिए डिमोटिवेट करना है तो क्या करना है, सामने वाले इंसान की बुराई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो कुछ भी अच्छा काम करे उसको आप लोग अप्रिशिएट नहीं करो, तो वो सामने वाला इंसान अपने आप बेसिकली डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, उस इंसान से 100 कोस की दूरी बना लेना उसी टाइम, क्योंकि वो इंसान आपको बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। जो आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है, कितना भी अच्छा आप लोग काम क्यों ना कर लो, वो हमेशा आप लोग को डिमोटिवेट करता है। तो ऐसे इंसान से हमेशा डिस्टेंस बना के रखना, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को यहां से समझ में आया होगा और आप लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी हिस्ट्री में अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में। ओके, आगे चलता हूं थोड़ा सा। यहां पर अगर बात करें, यहां पर प्रोजेक्ट मौसम के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसीलिए बनाया गया था ताकि बेसिकली कुछ चीजों को यहां पर समझा जा सके। तो सेंट्रल थीम जो प्रोजेक्ट मौसम यहां पर लाया गया, तो एक तरीके से कल्चर को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। इसी के साथ में मैरीटाइम लैंडस्केप जो देश के अंदर में, उसको कैसे लेकर चलना है। तो इंडियन ओशन के अंदर जो भी चीजें हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई यहां पर इसको मौसम के तहत, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख लीजिएगा। ओके, अभी यहां पर बात की जा रही है एक साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन गुलाब जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में समझते हैं। और यहां पर उड़ीसा की साइड में, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाली साइड में आप लोग को देखने को मिलेगा 75 से लेके 85 किलोमीटर की अभी यहां पर ये स्पीड पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो यहां पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों से बातें करता हूं। जैसे 75 से लेके 85 तक की स्पीड है, अगर इस स्पीड के बारे में आप लोग बात करें तो ये किसके अंदर आता है, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको बोलते हैं। ये सारी बातें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोली जाती है। आईएमडी क्या है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री, मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के अंडर आता है, जो कि यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, ठीक है। फोरकास्ट करता है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं। तो सुपर साइक्लोन अगर होगा तो इसका मतलब है 222 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड होगी, उसको सुपर साइक्लोन बोलेंगे। थोड़ा कम होगा इसको वेरी सीवियर साइक्लोन, तो 118 से लेके 221 तक किलोमीटर की स्पीड देखने को मिलेगी। सीवियर साइक्लोन में आप लोगों को 88 से लेके 117 तक की स्पीड देखने को मिलेगी। डिप्रेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर बेसिकली 52 से लेके 61 तक की, और डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में यहाँ पर 51, ठीक है, इससे नीचे। तो यहाँ पर ये वाला इस कैटेगरी में यहाँ पर आ गया है। साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं नॉर्मली अगर बोला जाए तो आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नॉर्मली इसके लिए 26 से 26 26 और 27 नॉर्मली एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साइक्लोन बेसिकली फॉर्म करने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर है 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर जो रहता है इवेपोरेट होता है यहाँ पर ओशन से, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जब पानी गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है यहाँ पर आसपास वाले रीजन में जिस तरीके से यहाँ पर जब पानी ऊपर उठेगा फिर नीचे से आएगा, तो ऐसे नहीं जैसे पानी आप लोगों ने गर्म किया है एक पर्टिकुलर एक बर्तन के अंदर, तो वहां पर भी तो पानी ऐसे ही घूमता है ना, नीचे से ऊपर जाता रहेगा, गर्म पानी ऊपर जाता रहेगा, नीचे स्टोव चल रहा है तो पानी गर्म कर रहे हैं बर्तन में, तो नीचे ठंडा पानी आता रहेगा। तो उसी पैटर्न में यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब ऊपर उठता है यहाँ पर गर्म पानी तो उसकी जगह लेने गर्म हवा, तो नीचे उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर का, और इसकी वजह से फिर यहाँ पर जब विंड चलने लगती है तो इसका जो सेंटर रहता है, जिसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसको आई भी बोलते हैं। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक एक तरीके से लो प्रेशर आप लोगों को काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से काफी कम प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसके आसपास वाली जो एरिया है उसमें स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे नहीं जैसे आप लोग अगर बात करो, आप लोगों से एक थाली लेना और थाली के अंदर आप लोग कुछ रखना, बेसिकली उसको ऐसे घुमाना, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें बेसिकली राउंड में सारी चीजें वहां पर आप लोग होती नजर आएंगी बराबर में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस भी एरिया में होते हैं ये काफी एक अलग इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे वाले एरिया में इसको बेसिकली साइक्लोन बोल देते हैं। अगर इसी को आप लोग यूएसए वाले रीजन में जाओगे तो वहां पर इसको क्या बोलते हैं पता है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। इसको और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको विली विली बोल देते हैं, जापान वाले रीजन में इसको टाइफून बोल देते हैं। प्रक्रिया यही है जैसे ये क्रिएट हो रहा है, पर लेकिन अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब यूएसए वाले रीजन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, साइक्लोन गुलाब कहां पर है, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब अपनी कंट्री का मैप देखेंगे आप लोग, तो अपनी कंट्री के मैप में जब बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो साइक्लोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस एरिया में बे ऑफ बंगाल में। आखिर नाम किसके द्वारा दिया गया है साइक्लोन गुलाब, तो साइक्लोन गुलाब नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा।
तो जो गुलाब आप लोग देखते हैं ना, गुलाब का फूल, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, रोज जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसी के अंदर है यहाँ पर ये। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर जो भी गाइडलाइन होती है वो आईएमडी के द्वारा रिलीज की जाती है। तो साइक्लोन का नाम दिया गया यहाँ पर किसके द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन जाए अगर यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा, तो अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, अभी जो तेजस्वी हैं बिहार के अंदर, पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग लेवल ले रही है और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि कास्ट सेंसस जो है वो बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए। तो कास्ट सेंसस के इशू पे मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि कास्ट सेंसस ऐसा नहीं है पहली बार प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। अगर हिस्ट्री में कोई आप लोगों से पूछने लगे तो याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा या 1931 में भी यहाँ पर कास्ट सेंसस जो था वो यहाँ पर बेसिकली इकट्ठा किया गया था। यानी कि कास्ट सेंसस की हिस्ट्री है हमारे देश में, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई कास्ट सेंसस के बारे में बात करें कि कास्ट सेंसस जैसी कोई चीज आनी चाहिए। तो अगर बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछने लगे इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप लोगों को उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाँ ये जो है हमारी कंट्री में ऐसा कुछ देखने को मिला है या फिर नहीं देखने को मिला है। तो 1931 में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये आप लोगों को कास्ट सेंसस देखने को मिला, ठीक है। ये आप लोगों को बेसिकली उसी टाइम की आप लोगों को बात की जा रही है जब हमारे देश में, यानी इस टाइम पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी। साइमन कमीशन भी इसी टाइम पर आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, उसी टाइम पर हमारे देश के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट भी उसी टाइम पर चल रहे थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन भाई साहब थे, वो थे यहाँ पर 1931 तक। फिर आगे चलकर लॉर्ड विलिंगटन आ गए थे हमारे देश के अंदर में, ओके। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों को उसी टाइम पर देखने को मिल रही थी। आगे चलकर फिर सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा जो राउंड कॉन्फ्रेंस थी ये सारी लंदन में हुआ करती थी। और राउंड कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सब इक्वल है एक तरीके से, ऐसी चेयर पर, ऐसी टेबल पर बैठकर बात करेंगे, कोई बड़ा छोटा वहां पर नहीं है। तो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर महात्मा गांधी जी की पार्टी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी और किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहां पर इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। उसी के अंदर यहां पर जो मैक डोनाल्ड थे यहां पर ये, उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया था, जो कि आगे चलकर पूना पैक्ट हुई जब महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, जब उसको यहां पर हटाने की बात की गई। यानी कि मुस्लिम को डिवाइड कर चुके थे, दूसरी कम्युनिटी को डिवाइड कर चुके थे, अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी हिंदू को भी डिवाइड करने की कोशिश करते थे, ताकि देश जो है उनकी जो नीति है फूट डालो शासन करो वाली, वो नीति उनकी एक तरीके चलती रहे, ठीक है। तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कब क्रिएट की गई थी, याद है आप लोगों को? तो इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। जो अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोगों की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो इसके द्वारा सेंसस नॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर अदर बैकवर्ड के बारे में बात की गई थी, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बोला यही जाता है कास्ट सेंसस जो है टफ नहीं, ये आसान नहीं है, काफी टफ है, क्योंकि कास्ट जो है ढंग से डिवाइड नहीं है, लोग कास्ट और गोत्र के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो कहां से कास्ट सेंसस आएगा? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो 2011 में प्रस्तुत तो किया गया पर पब्लिश नहीं किया गया। वाइस चेयरमैन यहाँ पर अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई, पर फिर भी यहाँ पर चीजें सामने निकलकर नहीं आई। तो अब तक कास्ट सेंसस हमारी कंट्री में आजादी के बाद 2011 में देखने को मिला, और आजादी से पहले 1931 में आप लोग को देखने को मिला था, पर लेकिन अब तक जनता के सामने डेटा नहीं रखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में बैकग्राउंड में कुछ आप लोग को बेसिकली इन्फॉर्मेशन कई बार पूछी जाए ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है तो आप लोग के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर रहेगी तो आप लोग चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। तो यहां पर कुछ भी अगर ऐसा आया करे न्यूज में, तो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, उससे क्या रहेगा लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग के माइंड में ना कोई कंफ्यूजन रहेगा और चीजें भी आप लोग की याद रहेंगी, ओके। अब आगे चलता हूं, यहां पर जो मैंने आप लोगों को बोला था आर्टिकल के बारे में, तो वो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिकली वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, दूसरे देश को भी दवाइयां वगैरह बेचना, उन तक भी दवाइयां पहुंचाना, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में रिज्यूम किया गया है। आप लोगों को पता है बांग्लादेश, मोरक्को, यूके, इवन ब्राजील, म्यांमार, नेपाल, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, श्रीलंका, तो दुनिया भर की वैक्सीन हम लोगों ने लोगों को प्रोवाइड कराई। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी मतलब वैक्सीन का हेल्प लेके हम लोग कैसे अपनी कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ में अच्छे बना सकते हैं, इसके ऊपर फोकस बेसिकली यहां पर दिया गया। अगर बात करें कैसे इसको बोल सकते हैं मीनिंग, यानी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी एक तरीके से ब्रांच है यहां पर ग्लोबल हेल्थ की, जिसमें कंट्री के साथ में रिलेशन बनाए जाते हैं वैक्सीन देकर, दवाइयां देकर, जब भी कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। आप लोगों को पास्ट में देखने को मिला हम लोगों ने कितनी हेल्प की। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां पर एक तरीके से चेतावनी भी दी थी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है यहां पर ये दवाई देश में पहुंचती रहनी चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गया यहाँ पर, रामदेव शिविर, इसी के साथ में यहाँ पर पैरासीटामोल की टैबलेट, पता है स्टार्टिंग में कोविड-19 को टैकल करने के लिए यही सारी चीजें यूज की जा रही थी। तो हम लोगों ने कई सारे यहाँ पर डायग्नोसिस किट, वेंटिलेटर, मास्क, ग्लव्स या फिर मेडिसिन
मेडिकल सप्लाई, ये सारी चीजें अपने पड़ोसी देशों को भी यहां पर सप्लाई की काफी लार्ज स्केल पर। तो एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट है यहां पर, जिसके चलते एक तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम किया जाता है। बेनिफिट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ये उस टाइम पर जब यूएसए और यूके जैसी कंट्री वो अपने अपने देश के ऊपर फोकस कर रहे थे, उस टाइम पर हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंस क्या यहां पर देखने को मिले, अगर आप लोग इसको देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो गुडविल देखने को मिली, हमारी इमेज काफी शानदार होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि जहां पर यूएसए जैसी कंट्री पीछे हट रहे हैं, वहां पर इंडिया सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हमने पहले अपने पड़ोसी देश के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसी के साथ में चाइना के ऊपर एक एडवांटेज देखने को मिला, यानी कि चाइना ने बाद में चीजें स्टार्ट की। हम लोगों ने पहले यहां पर नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका कई सारों को हेल्प प्रोवाइड करने की बात की गई, तो चाइना ने भी हालांकि बात की यहां पर, लेकिन एक तरीके से हम लोग यहां पर पहले निकल कर आए। और आप लोगों को पता है इंडिया तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्री आपस में लड़ रही थी, तो उससे भी ऊपर आए, हमारी इमेज ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़िया निकल कर आई। क्या यार, ये है कंट्री जो दूसरों के बारे में सोचती है, ऐसा नहीं कि अपने अपने बारे में सोच रही है, यानी कि ये है दिलदार कंट्री। तो ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिली। आगे अगर बात की जाए इकोनॉमी के बारे में, तो जैसे बात करें यहां पर मेक इन इंडिया ग्लोबल सप्लाई आप लोगों को देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर एक तरह साउथ कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, सब जगह हम लोग प्रोवाइड करा पाए। तो इंडिया ने एस्टिमेशन 60% ऑफ ग्लोबल सप्लाई जो है, जो यहां पर इनोकुलेशन होता है, मतलब टीकाकरण करना, तो यहां पर 60% ग्लोबल सप्लाई इंडिया ने यहां पर प्रोवाइड करी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए यहां पर हमारी कंट्री में जो एक तरीके से फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का बूस्ट देखने को मिला, तो एक हब बन गई हमारी कंट्री में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में शानदार तरीके से दवाइयां बेसिकली बनाएगी। ओके, इसी के साथ में इकोनॉमी को रिवाइव करने में भी हेल्प कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग जब एक्टिविटी वैक्सीन की चल रही है, तो कंट्री को प्रोवाइड कराया, तो फ्री में तो हम लोग दे नहीं रहे, यहां पर पैसों में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हेल्प हमको भी हो रहा है, यानी कि पैसों में दे रहे हैं, गड़बड़ नहीं है, पर लेकिन हाँ अच्छी बात है कि हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जब कोई प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि अगर बात करें किसी के पास में ही नहीं है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पैसे में भी दे रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी कंट्री की हेल्प हो रही है यहां पर काफी अच्छे से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके से यहां पर अभी अगर बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसकी वजह से अगर देखिए वैक्सीन के नाम पर अभी रिसेंटली यूएसए और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। डब्ल्यूएचओ ने भी इनको लताड़ा कि क्या हरकतें कर रहे हो इस टाइम पर, जब कोविड-19 सबको चपेट में ले हुए, तो उस टाइम पर भी इंडिया के द्वारा एक काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। जब यहां पर दोनों लड़ रहे थे, तो इंडिया यहां पर एक तरीके से दुनिया को बचाने का काम कर रहा था, दवाइयां भेज कर। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, एक मोरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा देखने को मिला। डायरेक्टर जनरल के द्वारा चाइना को, यूएसए को क्रिटिसाइज किया गया, पर इंडिया को अप्रिशिएट किया गया इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कई जगह कई सारी कंट्री थी यहां पर नेशनलिज्म के नाम पर दवाइयां देने के लिए तैयार नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया हम लोग अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, पर लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अवेलेबल प्रोवाइड कराई दवाइयां उन कंट्री के लिए भी जिनके पास में दवाइयां नहीं थी। तो ये सारी एक काफी एक अच्छा एक आप लोगों ने बोलो कि इंडिया ने माहौल बनाया यहां पर अप्रिशिएट करने लायक। इसी के साथ में फैसिलिटेट, एक तरीके से फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोवैक्स जो फैसिलिटी है, उसमें भी हमारे द्वारा काफी अच्छे से काम किया गया। तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, बेसिकली इस अलायंस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, और आप लोगों से गावी अलायंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गावी है बेसिकली, इसको बोलते हैं वैक्सीन अलायंस, तो ये 2000 में क्रिएट की गई थी, बोला गया था। ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो यहां पर एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस बोलते हैं, गावी जिसका नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में यहां पर ये मिलकर काम करता है एक तरीके से, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर जिनके पास में हैसियत नहीं है दवाइयां खरीदने की, उन कंट्री को भी दवाइयां प्रोवाइड कराई जा सके। तो यहां पर डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, ये यहां पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 में जब गावी अलायंस जो बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गई 5 साल की स्ट्रेटजी, तो इसको गावी 5.0 बोला गया कि लीव नो वन बिहाइंड विद इम्यूनाइजेशन, यानी कि अगर आप लोगों को यहां पर बेसिकली लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, तो उनको दवाइयां प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये बात भी बोली गई। तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करता है अगर कुछ भी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ में कोएलिशन की बात की जा रही है, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, तो यहां पर इसके चलते तो ग्लोबल पार्टनरशिप आई 2017 में निकल कर। अगर बात करें यहां पर बेसिकली इसके बारे में बात करें, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये कहां पर है, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, तो ये देखने को मिलेगा बेसिकली फाउंड किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में, जिसमें इंडिया ने भी रोल प्ले किया था। तो ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और इंडिया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा यहां पर बेसिकली चीजें आप लोग को देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, देखिए कई सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाए बैकग्राउंड में जाकर, तो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर माइंड में रहेगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा।
वैक्सीन डिप्लोमेसी में काफी बड़ा रोल प्ले किया इंडिया के द्वारा। कई सारे जो अलग अलग कंट्री के वर्कर को उनको भी ट्रेन किया गया कैसे टैकल करना है। तो इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी में यहाँ पर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनको सबको, और म्यांमार, सिसेल्स, ठीक है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कई सारी कंट्री में कई सारी नेसेसरी चीजें, और उसके साथ में हम लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, ट्रेन भी किया। ओनली पाकिस्तान बच गया। आप लोगों को पता है पाकिस्तान तो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, तो वहां पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर लेकिन बाकी सबको प्रोवाइड कराया। जो नीड थी यहाँ पर बैलेंस बनाने की, इंडिया ने बैलेंस बनाया। वैक्सीन ड्राइव जो है बेसिकली इंडिया से देखने को मिली ऑल ओवर वर्ल्ड में। वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव हम लोगों के द्वारा चलाई गई अपने देश के अंदर, ठीक है। वैक्सीन सप्लाई प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, एक तरीके से। तो एक तरीके से जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको भी चीजें प्रोवाइड कराई। देखिए फ्री में तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग सबको चीजें दे सकें, पर हाँ लेकिन अफोर्डेबल जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कांट अफोर्ड, यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए अफोर्डेबल चीजें तो प्रोवाइड करा दे कम से कम, ताकि एक अच्छे लेवल पर काम कर सके। इसलिए एजुकेशन और जो हेल्थ है वो कम से कम इस लेवल पर प्रोवाइड कराओ ताकि सब उनको खरीद सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो उसके बारे में यहां पर बात की गई। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना और रशिया की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी यहां पर ग्लोबल लेवल पर काम किया गया इस चीजों को लेकर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं इनके एक तरीके से सबने काम किया, बाद में आके जब दिखने लगा इंडिया हवा लूट रहा है तो फिर सब यहां पर निकल कर आ गए। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में पूरा एक पॉइंट हो गया जिसके बारे में याद रखना, ठीक है। एक छोटा सा मैं कुछ पॉइंट थे एक बच्चे के द्वारा पूछा भी गया था, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां पर ये बेसिकली आप लोगों का यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन है जो कि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बात क्या की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसके बारे में 8 कमेटी बनाई गई थी। तो कई बार 8 कमेटी में आप लोगों से मैच करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो यूनियन पावर कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में थी, जहां यूनियन नॉर्मली लगा हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में देखने को मिलेगी। प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। तो आप लोगों को पता है सारे स्टेट को इकट्ठा किया था यहां पर किसके द्वारा, आप लोगों को देखने को मिलेगा सरदार पटेल जी के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रोविंस को इकट्ठा किया, तो ये वाली यहां पर है। ड्राफ्टिंग कमेटी की पता है भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, माइनॉरिटी के बारे में बात करें, ट्राइबल इश्यूज के बारे में बात करें तो सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो यहां पर एडवाइजरी कमेटी के तौर पर। ओके, यहां पर रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात करना कि यहां पर देखिए कैसे रूल चलना है तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद साहब करेंगे, ठीक है। स्टेट के बारे में बात करें कमेटी जो कि यहां पर नेगोशिएशन कर रहे हैं विद द स्टेट, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोला आप लोग, ठीक है। इसी के साथ में स्टीयरिंग कमेटी यहां थी डॉक्टर राजेंद्र साहब की अध्यक्षता में। तो ये 8 कमेटी है जो आप लोग जिसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया फीडबैक जरूर दिया कि ये लेक्चर आप लोग कोई भी देखते हैं, और ये जो वीडियो है आप लोग को ये मैं 9 बजे प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बारे में फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाना कि किस तरीके से आप लोगों को लगा। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, तो एक तो यही देखा, सारी कमेटी वगैरह देख ली, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी हम लोगों ने देखी काफी डिटेल में, अगर लिखने के लिए भी अब कुछ आ जाए आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने गावी अलायंस के बारे में बात कर लिया, और एक और छोटे से यहाँ पर जिसको बोलते हैं कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर ये कवर करी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होगा तो बताना जरूर, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूएनजी के बारे में जाना, क्या क्या चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही बताई मैंने आप लोगों को। इसी के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम लोगों ने बात की। क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना होगा तो कर लेना, कोऑपरेटिव्स क्या क्या है, कहां से निकल कर आई, तो कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसके रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने कास्ट सेंसस के बारे में बेसिकली बात की, क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लोन के बारे में बात की, गुलाब साइक्लोन नाम किसके द्वारा दिया, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर डल लेक के बारे में बात की जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मिशन था जिसके बारे में बात की, नेशनल मिशन ऑन कल्चर और INGA के बारे में हम लोगों ने बात की। बाकी मैंने कुछ हिस्ट्री का आप लोगों को पोर्शन ही पढ़ाया, ये सेक्शन कैसा लगा इसको बताना, ये बेसिकली मुझे ऐसे ही मन किया पढ़ा दिया। तो करंट जो बेसिकली और सिस्टेटिक आप लोगों का मिक्स हो गया, ठीक है। तो कैसा रहा ये सेशन जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया हो तो दूसरों के साथ में भी जरूर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि एक अच्छा एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड करा सके, ताकि लोग इसको एंजॉय कर सके, ठीक है। तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात छोटी सी PDF के बारे में, सारी PDF में आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड यहां पर करा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे तो सारी PDF आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में भी चले जाना, तो यहां पर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।